हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीएनएस ज्ञान। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट रेस गिरती हैं, फॉल होती हैं और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेस आपके आईज में इंटर करती हैं, तभी वे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं। इस तरीके से एन ऑब्जेक्ट reflect light that falls on it, and this reflected light when enters in our eye, then we are able to see this thing। तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। जो लाइट की रेज होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती हैं। आपने देखा होगा कि अपने चारों तरफ तो आपको अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट मिलेंगे। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेंगे जैसे कि ग्लास या फिर विंडो ग्लास, जिसमें कि लाइट रेस कंप्लीटली क्रॉस कर जाती है, पार कर जाती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। साथ ही साथ आपने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी देखे होंगे जैसे कि कुछ ऐसे ग्लासेस होते हैं, या फिर आप अगर पेज ले लो तो इसमें से लाइट रेस कंप्लीटली पास नहीं कर पाती हैं, कुछ ही लाइट रेस पास कर पाती हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। वैसे ही आपने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी देखे होंगे जिसमें कि लाइट रेस बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाती हैं। इन ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो इफ अ लाइट रे फॉल्स अराउंड द ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट, अगर लाइट रेस के पाथ में कोई ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट आ जाता है, सो लाइट रे एक्चुअली हैव द टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। यानी कि अगर किसी लाइट रे, सपोज करो कि अगर ये लाइट रे है, इनके बीच में कोई ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये लाइट रे थोड़ी सी बेंड हो जाती है उनके अराउंड। सो दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इस फिनोमिनॉन को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं कि लाइट रे एक्चुअली होती क्या है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने लाइट रे को स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल माना है, वहीं बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको एक वेव के फॉर्मेट में माना है। बट हमारी मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि लाइट रेस ना तो पूरी तरीके से वेव है, ना ही ये पूरी तरीके से पार्टिकल्स हैं। इनमें दोनों की ही प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करो कि लाइट रे किसी मिरर पे फॉल कर रही है। मिरर पे फॉल करने के बाद ये उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएंगी, एंड दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट रे किसी सरफेस पे फॉल करती हैं, गिरती हैं और वापस उसी मीडियम में चली जाती हैं, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। सो आप देख रहे होंगे इस फिगर में लाइट रे एक मिरर पे फॉल हो रही है, गिर रही है, जो कि स्मूथ सरफेस है, और वापस उसी मीडियम में चली जा रही है। सो दिस इज आवर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ द रे विच फॉल्स ऑन द मिरर, यानी कि जो रेस मिरर पे फॉल हो रही है, गिर रही हैं, उन्हें हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद जो रेस वापस मीडियम में आ जाती हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्टेड रेस बोलते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलती हैं, उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बने हुए एंगल को इंसिडेंट एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बने हुए एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल आर कहते हैं। इसके आई तथा आर के बीच में कुछ रिलेशंस हैं, कुछ रिफ्लेक्शंस के रूल्स हैं। आइए इन रूल्स को समझते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज एंगल आर। यानी कि एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू, इस फिगर में आप देखो एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू इक्वल होती है। नेक्स्ट, सो आवर नेक्स्ट, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। आइए इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। सो आप यहां पे देखो इंसिडेंट एंगल
reflected rays, this is the point of incidence, and the normal, they lies in this plane. ये सभी पॉइंट्स हमारे इस प्लेन में लाइज कर रहे हैं. दिस इज द सेकेंड रूल और द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से किस तरीके की इमेज बनती है, आइए इसे समझते हैं. सो इमेज फॉर्मेड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल. प्लेन मिरर से हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनती है, साथ ही साथ इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनती है. द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज की साइज होती है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है. द इमेज फॉर्मेड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि इमेज मिरर से उतना ही पीछे बनता है जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है. नाउ द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इमेज में राइट हो जाता है और राइट हैंड साइड इमेज में लेफ्ट हो जाता है. आइए इन सभी चीजों को फिगर के माध्यम से समझते हैं. सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारा एक ऑब्जेक्ट एक ट्री है और PQ एक मिरर है. यहाँ पर ट्री का एक इमेज बन रहा है. आपको इजीली दिख रहा होगा कि हमारी इंसिडेंट रेस मिरर पे फॉल करती हैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O पर और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं. बट अगर आप इस पोजीशन से देखोगे तो ये पॉइंट रेस आपको O से नहीं आती हुई बल्कि इस पॉइंट से आती हुई दिखेंगी, इसलिए आपको इमेज मिरर के पीछे बना हुआ दिखता है. आप देख सकते हो कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है. इमेज की डिस्टेंस, इमेज की हमारी डिस्टेंस जो मिरर से होगी सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होगी. इमेज के पास कोई भी एक्चुअल लाइटिंग आपको नहीं दिख रही होगी, इसीलिए इमेज हमारा वर्चुअल होता है. इमेज आपको सीधा दिख रहा होगा, इसे हम लोग इरेक्ट करते हैं. आइए आगे समझते हैं. आपने अपने घर में चम्मच देखा होगा. आप चम्मच को जब देखोगे, अगर शाइनी चम्मच आपके पास है तो उसमें आपको अपना फेस दिख रहा होगा. सो दीज आर कर्व्ड मिरर. चम्मच कैसे होते हैं? कर्व्ड मिरर होते हैं, which is also called spherical mirror. Now there are two type of spherical mirror. So the first type of spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, यानी कि चम्मच के अगर आप अंदर वाले साइड से अगर अपने इमेज को देखोगे, so this is curved inward. That's why it is called concave mirror, क्योंकि ये कीव की तरह दिखता है, इसलिए आप ऐसे लर्न कर सकते हो. This is called concave mirror. Now if you will see your image from outside, from bulging outside, then it is called convex mirror. Now the midpoint of these mirror is known as pole, जिसे कि हम लेटर P से डिनोट करते हैं. The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere, and this sphere has a center. This is called the center of curvature. आइए इन सभी टर्म्स को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट and all this principal axis, all these terms we will understand with the help of a figure. आइए इसे फिगर समझते हैं. So आपको यहाँ पे टू मिरर देख रहे होंगे. ये एक कॉन्वेक्स मिरर है. अगर आप इस कॉन्वेक्स मिरर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, एक कर्व पाथ, सो ये एक सर्कल मिलता है. तो आप टू सर्कल्स यहाँ देख सकते हो. अगर आपके आउटर साइड से, बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस कंडीशन में इसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं. अगर अंदर की साइड से, इनवर्ड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसे हम कॉन्केव मिरर बोलते हैं. आइए इनको समझते हैं. सो जब आप इस सर्कल को पूरा कर लेते हो, सो इस सर्कल के सेंटर को हम लोग C कहते हैं. C की मीनिंग है सेंटर ऑफ कर्वेचर. C को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं.
सो पॉइंट सी हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। साथ ही साथ हमारा जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर होता है, इनके मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है। जिस सरफेस से हमारे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उस सरफेस के डायमीटर को हम लोग अपर्चर कहते हैं। आइए आगे समझते हैं। सो हम एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती जाती है, उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती जाती है। आप देख रहे होंगे कि इन्फिनाइट से आने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके जाती है, इनके पैरेलल होती हैं। आफ्टर द रिफ्लेक्शन दिस रेज मीट ऑन द फोकस पॉइंट, यानी कि इन्फिनाइट से आने वाली रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करती हैं, मिलती हैं, और इसी पॉइंट को हम लोग फोकल पॉइंट कहते हैं, या फिर इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। प्रिंसिपल फोकस से हमारे पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे कि स्मॉल f से दिखाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 मिरर हैं। द फर्स्ट मिरर इज कॉनकेव मिरर एंड द सेकेंड मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। Now the focal point of concave mirror is in front of the mirror। जो हमारे कॉनकेव मिरर है, उसका जो फोकल पॉइंट होता है मिरर के सामने होता है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर में हमारा जो फोकल पॉइंट होता है मिरर के पीछे होता है। ऐसा क्यों होता है? सो एक्चुअली इन्फिनाइट से आने वाली रेस जब रिफ्लेक्ट होती है हमारे कॉन्वेक्स मिरर से, तो ये एक्चुअली किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती हैं, बट अगर आप किसी भी पोजीशन से देखोगे तो ये रेस मिरर के पीछे से आती हुई मिले आपको समझ में आएंगी। अगर आप इनके पाथ को ट्रेस करोगे तो आप एक इमेजिनरी पॉइंट पे पहुंच जाओगे विच इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। आइए आगे समझते हैं। So now there is a relation between the radius of curvature and the focal length। Radius of curvature is 2 times the focal length of a mirror। आइए हम इमेज के फॉर्मेशंस को समझते हैं। So a ray parallel to the principal axis after the reflection pass through the focus। So कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाती है या फिर फोकस से आती हुई लगती है। नेक्स्ट, अगर हमारी कोई भी रेस फोकस के थ्रू जाती है या फोकस की ओर जाती है, इस कंडीशन में आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। A ray which is passes through the center of curvature, कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई लगती है, वो अपने पाथ को वापस फॉलो कर लेती है, यानी कि वो उसी पाथ पर रिटर्न आ जाती है। Any rays which falls on the pole actually follow the law of reflection, वो रिफ्लेक्शन के लॉस को फॉलो करती है। इस कंडीशन में एंगल I will be equal to the एंगल R। आइए हम इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर को समझते हैं। सो इस फिगर में आप देख रहे होंगे हमारी ऑब्जेक्ट इनफिनाइट डिस्टेंस पर है। इनफिनाइट से आने वाली रेस पैरेलल होती हैं, और जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती हैं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड फोकल पॉइंट। रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकल पॉइंट पे मिलती हैं। आप देख रहे होंगे कि जो इमेज बन रहा है वो बहुत ही पॉइंटी है।
पॉइंट साइज का है, साथ ही साथ हमारा जो इमेज है वो रियल है, हमारा इमेज इन्वर्टेड होगा, साथ ही साथ हमारे इमेज को आप किसी भी स्क्रीन पे देख सकते हो, यानी कि वो रियल होगा बेसिकली। आइए इसे एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। So when we keep the object at infinity, the image is formed at the focus. इमेज की साइज होती है वो पॉइंट साइज का होता है, इमेज रियल और इन्वर्टेड होता है। आइए अगला कंडीशन को देखते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी यानी कि सी के पीछे रखते हो, उस कंडीशन में हमारा इमेज सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। आप देख सकते हो कि इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है, साथ ही साथ रियल इमेज है और इमेज इन्वर्टेड है। सो इसको आप टेबल से भी देख सकते हो। सो व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्मेड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज वेरी स्मॉल, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आइए अगले कंडीशन को देखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होती है। इमेज रियल और इन्वर्टेड मींस उल्टा बनता है। जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, तो इमेज की फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है। इस कंडीशन में आपकी इमेज की साइज इक्वल होती है, इमेज रियल और इन्वर्टेड होता है। इसी तरीके से आगे के कंडीशंस को भी देखते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हो, इमेज आपका सी के बियॉन्ड यानी कि सी के पीछे बनेगा, इमेज इनलार्ज यानी कि बड़ा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। आइए अगले कंडीशन को देखते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हो, उस कंडीशन में फोकस से आने वाली रेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। ये रेस आपको देख के ही लग रहा होगा कि बहुत दूर जाके मिलेगी, इनफाइनाइट में मिलेंगी। दैट्स व्हाई द इमेज विल बी वेरी लार्ज, इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। So when you keep the object at focus, the image is formed at infinity, image is highly enlarged, real and inverted. Now this is the last condition. सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसमें कि इमेज आपका वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। बाकी सभी कंडीशन में कॉनकेव मिरर में इमेज हमेशा रियल बनता है। इस कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते हो, जिससे कि इमेज हमारा वर्चुअल बनता है, मिरर के पीछे बनता है और इनलार्ज बनता है, साथ ही साथ इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है। आप इस कंडीशन में देख सकते हो कि अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हो, इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, इनलार्ज यानी कि बड़ा बनेगा, साथ ही साथ वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। आइए आगे समझते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर का हमारे लाइफ में क्या यूज है? कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाइट को बेसिकली कन्वर्ज करने का काम करता है। जिस भी प्लेस पर आपको स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट चाहिए होगी, वहां पे आप इसका यूज करोगे, जैसे कि टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल के हेडलैम्प्स में। वहीं आपने लास्ट कंडीशन में देखा होगा, ये आप लास्ट कंडीशन देखो, इस कंडीशन में जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हो, हमारा इमेज इरेक्ट और बहुत ही इनलार्ज यानी कि बड़ा बनता है। इसी का कंडीशन का बेनिफिट यूज करते हुए हम लोग इसे सेविंग मिरर के फॉर्मेट में भी यूज करते हैं, जिससे आसानी से सेविंग कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन सिर्फ दो ही कंडीशन में होता है। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज हमेशा छोटा यानी कि स्मॉल, साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर से इमेज हमेशा ही वर्चुअल मिलेगा और इरेक्ट मिलेगा। आइए इन दोनों कंडीशन को समझते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हो, उससे आने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं और वो फोकस पे जाके मिलती हैं। इसीलिए इमेज हमारा पॉइंट साइज, वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है। जब आप इनफाइनाइट और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, इस कंडीशन में
आपका इमेज पोल और फोकस के बीच में बनता है, बहुत ही छोटा बनता है और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। आइए आगे समझते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं? सो कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली वाइड एंगल व्यू देता है, यानी कि इस मिरर में आप ज्यादा से ज्यादा एरिया को देख सकते हो, इसीलिए इसे रियर व्यू मिरर्स में यूज किया जाता है। एज अ रियर व्यू मिरर यूज किया जाता है ताकि जो हमारा ड्राइवर है वो अपने पीछे से आने वाली सारी गाड़ियों को एक साथ देख सके। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर से जो भी रिफ्लेक्शन होता है इसके लिए हम किन किन साइंस का यूज करते हैं। सो देयर आर टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में जो आप जाते हो, इस कंडीशन में हम लोग डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव कैलकुलेट करते हैं। एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो आप जाते हो, इस कंडीशन में हम डिस्टेंस को नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जाओगे तो आपकी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जाने पर हमारी डिस्टेंस नेगेटिव होगी। So the distance of the object from the pole is called object distance, यानी कि पोल से हमारे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, उसे U से दिखाया जाता है। वहीं the distance of the image from the pole is called image distance, और इसे हम लोग V से शो करते हैं। And the distance of the focal point from the पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नाउ हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का यूज क्यों करते हैं? इन मिरर्स का यूज बेसिकली हम लोग इमेज के फॉर्मेशन के लिए करते हैं। सो कोई भी इमेज कितने टाइम्स बड़ा हो चुका है, इनलार्ज हो चुका है, इसको पता करने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। सो द हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन बाय मैग्निफिकेशन, इसे हम लोग एक और फॉर्मूले का यूज करके पता कर सकते हैं, -v/u, यानी कि इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हमारे m की वैल्यू नेगेटिव होती है, उस कंडीशन में हमारा इमेज रियल होता है। अगर हमारे मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा इमेज वर्चुअल होता है। Let's understand refraction of light. So when the light travels from one medium to another medium, it actually either bend toward the normal or bend away from the normal, and this is called reflection of light. So this is medium 1 and this is medium 2. आइए हम लोग इसे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो आप देख रहे होगे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाई दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हैपेंस? बिकॉज द चेंजिंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में चेंज हो जाती है, जिसके कारण लाइट या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। The ray which falls on the medium is called incident ray. मीडियम पे जो रे आती है उन्हें इंसिडेंट रे बोलते हैं, और the angle between the normal and incident ray is called angle I. This is incident angle. Now the angle formed between the normal and the reflected ray is angle R. This is called the refracted angle.
आइए आगे समझते हैं। इस एग्जांपल से हम इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन को देख सकते हैं। सपोज करो कि आपने एक पेंसिल को हाफ पानी में डाल दिया और हाफ बाहर रखा। पेंसिल से आने वाली रेस एक्चुअली आफ्टर द रिफ्लेक्शन they will bend away from the normal or toward the normal. That's why the image of pencil you will see in this place instead of this place, यानी कि जो आपको पेंसिल का इमेज दिखेगा वो थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, न कि एक्चुअल जहाँ पे पेंसिल है वहां पे दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? Because when the light travels from rare medium to denser medium, लाइट एक्चुअली गोज टूवर्ड द नॉर्मल। जब लाइट हमारे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट गोज टूवर्ड द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट को एक्चुअली इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट लाइट नॉर्मल से थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक गई, इसीलिए ये इमेज आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। इस फिगर में देख रहे होगे, दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज द सेकेंड मीडियम। एक्चुअली द फर्स्ट मीडियम यू कैन से इट इज एयर एंड सेकेंड मीडियम इज ग्लास। एयर इज अ रेयरर मीडियम while the glass is a denser medium। तो आप देख सकते हो जब एयर से लाइट हमारे ग्लास में जाती है तो एक्चुअली उसे इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, बट वो क्या करती है, इस पाथ को फॉलो नहीं करती और हमारे नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, बेंड हो जाती है। आइए हम समझते हैं द रिफ्रैक्शन बाय अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। आवर एयर इज अ रेयरर मीडियम while the glass is a denser medium। जब हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो आप देख सकते हो कि उसे इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। फिर लाइट जब हमारे इस पॉइंट पे पहुंचती है विच इज जी, तब लाइट हमारे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इसीलिए ये नॉर्मल की तरफ ना झुककर नॉर्मल से दूर चली जाती है। आपकी जो इनपुट लाइट है और जो आउटपुट लाइट है फ्रॉम द ग्लास स्लैब, दे बोथ आर एक्चुअली पैरेलल, ये दोनों ही पैरेलल होते हैं। दैट्स व्हाई आपको इमेज थोड़ी सी शिफ्ट हुई दिखाई देती है। As there are rule of reflection, same as we have the laws of refraction also. The incident ray, refracted ray and normal to the interference of two transparent medium at the point of incidence, they all lies actually in the same plane। आइए इसे फिगर से समझते हैं। आप देख सकते हो कि इस फिगर में इंसिडेंट रेस, रिफ्रैक्टेड रेस, normal and point of incidence actually lie in this plane। This is the first rule of refraction। Next one is the ratio of sine of I means incident angle and the ratio of sine of R which is refracted angles is a constant, and this is called Snell's law, and this constant value is called the refractive index represented by small n। Now पहले मैंने आपको बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। इसी कारण से लाइट या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी।
So the refractive index of second medium of the with respect to the first medium is written by n/1, means refractive index of second medium with respect to the first medium is equal to speed of light in the medium 1 divided by speed of light in the medium 2. अगर सपोज करो आपको फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में, सो इट विल बी रिटन एज n1/2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम. सो दिस विल बी v2 अपॉन v1 while n21 is v1 upon v2. तो आप देख सकते हो कि ये दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. सो n21 is equal to 1 upon n12. सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मीडियम है, एक मीडियम है वो एयर है और सेकेंड मीडियम कोई भी दूसरे मीडियम को चूज कर लेते हैं. इस कंडीशन में एयर में लाइट की स्पीड को हम लोग c बोलते हैं. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज nm. स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम विच इज c by v. सो यहाँ पर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट मीडियम्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख सकते हो. While the refractive index of diamond is the highest, actually in the beginning we talked about the denser medium and rarer medium. So optically denser medium need not to possess mass density. ऐसा नहीं है कि अगर कोई मीडियम रेयर है तो उसकी मास डेंसिटी कम होगी, यानी कि वो कम डेंसर होगा फिजिकली, और कोई मीडियम अगर हायर ऑप्टिकल डेंसिटी रखता है तो उसका मास डेंसिटी ज्यादा होगा. ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है वाटर से, फिर भी मास डेंसिटी वाटर से कम होती है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल लेंसेज. सो व्हाट इज अ स्फेरिकल लेंस? सो यू कैन सी हियर टू कॉन्वेक्स साइड. यहाँ पे आपको टू कॉन्वेक्स साइड दिख रहे होंगे. सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल मेक्स अ लेंस. सो इफ अ लेंस हैव टू स्फेरिकल सरफेस वेयर दे आर बल्गिंग आउटवर्ड, सो इट इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस. यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा लेंस है जिसमें कि टू आउटवर्ड सरफेसेस बने हुए हैं, इस कंडीशन में हम इसे डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जो कि किनारों पर कॉर्नर्स पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है. इस लेंस का यूज मेनली लाइट को कन्वर्ज करने के लिए करता है. आप देख सकते हो फर्स्ट कंडीशन में हमारी लाइट क्या हो रही है, पॉइंट F पर कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. हमारा जो नेक्स्ट लेंस है विच इज डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस. अगर आपके पास एक ऐसा लेंस है जिसमें कि टू इनवर्ड सरफेस बने हुए हैं जो कि बीच में पतले हैं और किनारों पे मोटे हैं, दिस काइंड ऑफ लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस. इस लेंस में आप देख सकते हो कि ये लेंस हमारे रेज को डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फैला देता है. कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. मैंने पहले ही आपको बता दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर के कॉन्सेप्ट को. सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर हियर आर विच इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय C is equal to 2 times the focal length. Now when the light ray traveled parallel to the principal axis after the reflection, it meets at a point on a principal axis, it is called principal focus. यानी कि प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस के जिस भी पॉइंट पर मर्ज हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. और आप एक और फोकस देख रहे होंगे विच इज इन फ्रंट ऑफ लेंस, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फोकस. सिमिलरली फॉर अ कॉन्केव लेंस, when the light ray comes parallel to the principal axis after the reflection, they seems to comes from a point which is called principal focus of concave lens. यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट
आपको ऐसे लगती हैं जैसे कि एक पॉइंट से होते आ रही हैं, इसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस बोलते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल फोकस लेंस के पीछे होता है, वहीं कॉन्केव लेंस के केस में हमारा प्रिंसिपल फोकस लेंस के आगे होता है। Now we are going to understand image formation by lenses. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे एक्चुअली पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद हमारे प्रिंसिपल फोकस से पास करती हैं या प्रिंसिपल फोकस से आती हुई लगती हैं। प्रिंसिपल फोकस से आने वाली रेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से जो रेज आती हैं या प्रिंसिपल फोकस की तरफ जो रेज आती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। वहीं हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रेस विदाउट एनी बेंडिंग दे गोज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि उनमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है, वह सीधी चली जाती है। सो दिस इज द रे डायग्राम ऑफ सम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। सो इनफिनाइट से आइए इसे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है उस कंडीशन में आपका इमेज का पोजीशन फोकस होगा, इमेज बहुत ही पॉइंटी होगा, हाईली डेमिनिश्ड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पे है तो उससे आने वाली रेस पैरेलल होंगी। इस कंडीशन में आफ्टर द रिफ्लेक्शन द इमेज विल बी फॉर्मेड और प्रिंसिपल फोकस। इमेज इज वेरी पॉइंटी, पॉइंट साइज्ड, डेमिनिश्ड एंड रियल। नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट आपने सी के बियॉन्ड रखा यानी कि सी के पीछे रखा, इस कंडीशन में आपका इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होती है, इमेज इन्वर्टेड होता है, रियल होता है। आइए कुछ और कंडीशंस को हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सो अगर आपने बियॉन्ड 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा, उस कंडीशन में आपका इमेज फोकस और 2f के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। आइए कुछ और फिगर को भी देखते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर कर्वेचर पे होता है, इस कंडीशन में आपका इमेज भी 2f पे बनेगा। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होगी, साथ ही साथ इमेज रियल और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट, अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो आपका इमेज बहुत ही इनलार्ज यानी कि बड़ा बनेगा, 2f के बियॉन्ड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, इस कंडीशन में आपका इमेज इनफिनाइट पे बनेगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, तो आप देख सकते हो कि आपका इमेज लेंस के सामने बनता है, इन फ्रंट ऑफ लेंस। इमेज इज फॉर्मेड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज हमारे ऑब्जेक्ट से लार्जर होता है। आइए इसे टेबल से समझते हैं। So if we keep our object between f and 2f, image will format beyond 2f, image will be larger, real and inverted. नेक्स्ट कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था, इमेज हमारा इन्फिनिटी में बनता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, उस कंडीशन में इमेज सेम साइड में बनेगा, यानी कि आप देख सकते हो कि इमेज हमारा लेंस के सामने बन रहा है, एनलार्ज यानी कि बड़ा बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है।
Now the image formation by a concave lenses. So by the concave lenses only two conditions are there where the image is formed. So in the first condition when the object is at infinity, जब object infinite पे होता है, so आप image देख सकते हो कि image is actually a pointy, very small, erect and virtual. Similarly अगर आपका object 2f और f के बीच में होता है, इस कंडीशन में आप देख सकते हो the image is between focus and optical center, image is very small, image is erect, image is virtual, जिसको आप टेबल से भी समझ सकते हो. So when the object has infinity, the image is formed at focus, highly point size, virtual and erect, while when the object is between the 2f and o, image is formed between f and o, image is diminished, very small, virtual and erect. So जिस तरीके से हमारे साइन कन्वेंशन मिरर में थे, सेम साइन कन्वेंशन हमारे लेंसेज में भी होते हैं. If we measure the distance in the direction of the incident ray के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा डिस्टेंस नेगेटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा साइन कन्वेंशन नेगेटिव होता है. Now the distance of object from the lenses is called object distance, which is represented by u, जिसे हम u से दिखाते हैं. वहीं image distance from the lenses is called v and the focal length of the lenses is called f. The lens formula is expressed by 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Now magnification. So actually the magnification simply means how many times your image is getting enlarged. आपका image कितना गुना बड़ा हो रहा है. So the ratio of the height of the image divided by the height of the object is called magnification. Magnification की कोई भी यूनिट नहीं होती है. It is also represented by v upon u. That means image distance upon object distance. Now let's understand the power of lenses. So what is the use of lenses? Lenses का mainly use क्या है? Lenses का main use है हमारे light rays को converge या फिर diverge करना. So हमारे जो lenses हैं light rays को कितना ज़्यादा converge या कितना ज़्यादा diverge कर सकते हैं, उसका पता हमें power of lenses से पता चलता है. So the degree of convergence and divergence of light rays achieved by lenses is expressed in the terms of power, and the power of lenses is defined as the reciprocal of its focal length. यानी कि lenses की हमारी जो power होती है वो focal length का reciprocal होता है. It is represented by P means power is equal to 1 upon f, which is focal length, where the value of f will be in meter. Now the SI unit of the power of lens is diopter. Power of convex lens is positive and that of the concave lens is negative. So suppose that if we have 2-3 lenses, अगर suppose for हमारे पास 2-3 lenses हैं, जैसे कि हमने first एक lenses ले लिया और another एक lenses का ले लिया और इन दोनों को combine कर दिया, इस condition में इनकी जो power हो जाएगी वो हो जाएगी P is equal to P1 plus P2 plus P3 जितने भी lenses आप ले रहे हो. Now if you like my channel and if you like my teaching, please subscribe and like my channel. Thanks for watching.